गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लाइट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लाइट है क्या, है कि नहीं। सवाल ये है कि लाइट है क्या। तो लाइट एक वैसा फैक्टर या काउज है जो क्या करता है, किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। अगर लाइट ना हो तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते, है ना। अगर इसके नेचर के बारे में बात करें कि लाइट है क्या, लाइट का नेचर क्या है, नेचर ऑफ लाइट। तो इसका दो नेचर है, एक वेव नेचर का है, एक वेव नेचर, और दूसरा पार्टिकल नेचर है। इसका पार्टिकल नेचर यानी जो हमारा लाइट है वो वेव की तरह, वेव थ्योरी के अनुसार क्या है, तो वेव की तरह बिहेव करता है। तो अगर बोले कौन सा वेव है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वेव हम लोग दो तरह का पढ़ते हैं, मैकेनिकल वेव और एक नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव किसको बोलते हैं? वैसा वेव जो जिसको प्रोपगेट होने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक मीडियम का जरूरत हो। और नॉन मैकेनिकल वेव वैसा वेव होता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। उस अनुसार से लाइट हमारा जो है नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव में भी कैसा वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो हम लाइट क्या है, तो अगर देखिए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट तो हमारा सन है। सन क्या है, तो यूनिवर्स में सिचुएटेड है, वहां कोई भी मीडियम नहीं है। वहां से लाइट ट्रेवल करके हमारे एटमॉस्फेयर को पार करते हुए पृथ्वी पर आता है। तो देखा जाए तो लाइट पहले क्या होता है, तो बिना कोई मीडियम में चलता है, उसके बाद इसको मीडियम मिलता है। कब? जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, तब जाके हमारे पास पहुंचता है। तो वेव नेचर में ये कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इसको कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता है एक जगह से दूसरा जगह जाने, यानी प्रोपगेट करने के लिए। अगर पॉइंट ए से अगर ये पॉइंट बी के बीच में ट्रेवल करे तो जरूरी नहीं है कि इसके बीच में मीडियम हो। मीडियम नहीं भी होगा तो भी क्या होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये पहुंच जाएगा। तो इसका पाथ देखेंगे, ये रिक्टिलिनियर प्रोपगेशन है, यानी एक सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या में है, क्या वेव, ये कैसा वेव है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमेशा रहता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, तो हमारा डायरेक्शन ऑफ लाइट होगा, यानी लाइट क्या होगा, तो इस स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और पाथ ऑफ लाइट, यानी कि जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, पर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। और ये किस डायरेक्शन में चलेगा, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन क्या होगा, तो ये वाला लाइन होगा, है ना। तो इस तरह से लाइट का क्या नेचर है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। ये लोग हम लोग बेसिक क्लास में यानी कि 7 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और पार्टिकल नेचर का बात करें तो पार्टिकल नेचर क्या होता है, तो बोलता है कि लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। ये किस तरह का पार्टिकल है, तो एक छोटा छोटा पार्टिकल एनर्जी के फॉर्म में ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। उस एनर्जी वाले पैकेट को हम लोग बोलते हैं फोटोन। फोटोन, ये दोनों थ्योरी आगे हम लोग को हायर क्लासेस में पढ़ना है, वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ पार्टिकल हो गया। तो नेचर ऑफ लाइट हो गया। लाइट का दो नेचर है, ये किस तरह बिहेव करता है, तो कभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करता है, तो कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ठीक है,
अब हम लोग लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि ये लाइट का फिनोमेना क्या क्या है। तो जैसे लाइट रिफ्लेक्शन शो करता है, तो ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्लेक्शन लाइट का वह फिनोमेना है जिसमें अगर लाइट ट्रेवल करने के बाद अगर किसी हार्ड सरफेस से टकराए, अगर इस मीडियम से एक मीडियम जाए और इसको कोई क्या मिले, ऑब्स्ट्रक्शन मिले इस तरह से कि ये इससे टकराने के बाद फिर से क्या हो, वापस लौट जाए इसी मीडियम में, तो हम लोग बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट एक मीडियम से जाएगा और इस ऑब्स्ट्रक्शन से, हार्ड सरफेस से टकराने के बाद फिर से इसी मीडियम में वापस लौट आएगा, तो इस प्रॉपर्टी, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? तो एक सरफेस होना चाहिए, है ना। ये सरफेस हार्ड भी, स्मूथ भी हो सकता है और रफ भी हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस, रिफ्लेक्शन हमें दो तरह का दिखाई पड़ता है। कौन कौन सा? एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? तो जब ये सरफेस, जो सरफेस से टकरा रहा है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर ये सरफेस स्मूथ हो, है ना, एकदम चिकना हो, स्मूथ हो, हाईली पॉलिश हो, है ना, जैसे कि मिरर, ठीक है। तो अगर ये सरफेस स्मूथ हो तो क्या होगा? मान लीजिए कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। जब पैरेलल लाइट बीम बोल सकते हैं, लाइट बीम, जब पैरेलल लाइट बीम क्या होता है? तो एक्चुअली कलेक्शन ऑफ या बंडल ऑफ रे होता है। अगर ये रे आपस में पैरेलल हो तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइट बीम, ठीक है। जब ये लाइट रे, जब ये बीम अगर किसी स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट होगा, बाउंस बैक होगा। तो ये बाउंस बैक होगा तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा और सारा का सारा रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे क्या हो? अगर आपस में पैरेलल हो जाए, इंसिडेंट, इस जो आ रहा है रे, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होके वापस जाता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अगर इंसिडेंट रे, पैरेलल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद स्मूथ सरफेस से क्या हो, फिर से पैरेलल हो जाए, तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? तो हम लोग बोलते हैं इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर सरफेस स्मूथ हो तो क्या होगा? अगर सरफेस स्मूथ हो तो क्या होगा? अगर सरफेस रफ हो जाए, है ना, रफ होगा। अगर पैरेलल लाइट बीम अगर यहाँ पर इंसिडेंट हो तो क्या रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल रहेगा? तो ये कुछ इस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो क्या होगा? ये रे आपस में पैरेलल नहीं होगा, है ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद। एक्चुअली ये तो आ तो रहा है, पैरेलल ही आ रहा है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल नहीं रहे, यानी क्या हो, एक दूसरे या तो डाइवर्ज कर जाए या तो कन्वर्ज हो कहीं पर, यही हो सकता है। तो तब हम इस तरह के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एक उदाहरण देखें तो अभी जो दीवार पे जब लाइट रे पड़ता है तो क्या होता है, इरेगुलरली रिफ्लेक्ट होके पूरा रूम को क्या करता है, ये इल्यूमिनेट करता है। लेकिन अगर मिरर पर देखा जाए, अगर मिरर पर क्या होगा, लाइट जब इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होके क्या होगा, एक कंसंट्रेटेड रे रिफ्लेक्ट होगा। तो देखिएगा कि आईना से जब हम किसी लाइट के ऊपर हम जो मिरर रखते हैं तो क्या होता है, चमकना शुरू होता है ना, ग्लो करता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है ना, मिरर में रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन दीवार में क्या हो रहा है, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इसका अलग बेनिफिट है, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या है, पूरा लाइट इल्यूमिनेट हो जाएगा। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो कंसंट्रेटेड, वहां ग्लो करना, चमकना शुरू, शाइन करना शुरू हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये तो हुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस। अब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन के लॉ को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को जानना पड़ेगा, है ना। वो टर्म्स क्या है, टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। मान लीजिए मेरा स्मूथ सरफेस, लाइट इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्ट हुआ। हमने यहाँ पर क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ये पॉइंट ओ पर लाइट इंसिडेंट रे यहाँ पे मिल रहा है, यहीं से रिफ्लेक्ट हो रहा है। किस रे को बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये जो लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इसे बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया हमारा स्मूथ सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है, इस पॉइंट से इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद निकल रहा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ये हो गया नॉर्मल, इसे हम लोग नॉर्मल। तो कुछ टर्म से इंसिडेंट रे, क्या जो लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट रे निकल रहा है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इस पर खींचा गया नॉर्मल सरफेस पे क्या होगा, ये नॉर्मल कहलाएगा। जिस पॉइंट पर ये नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे मिलता है उसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये सरफेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में समझते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्चुअली जो रिफ्लेक्शन का जो लॉ निकल के आया है ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट है ना। लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद में क्या बना पता चला, अच्छा जो ये एंगल बनता है नॉर्मल के साथ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है उसको ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, GI। और जो एंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनता है उसे ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, GR, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्चुअली बेस्ड है हमारे एक्सपेरिमेंट पे। एक्सपेरिमेंट करके क्या पाया गया, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। वट एवर बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दूसरा लॉ देखने से क्या पता चल रहा है कि रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल और लाई इन द सेम प्लेन। क्या है, तो इंसिडेंट रे
reflected ray and normal at the point of incidence lie in the same plane. ये दोनों, ये तीनों लाइनें इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों किस प्लेन में? तो एक ही प्लेन में लाई करता है। अभी किस प्लेन में है? तो ये बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये दो लॉ है जो हमेशा हमें याद रखना है। इट विल हेल्प टू क्या करने में मदद करेगा हमें? तो रे डायग्राम बनाने में मदद करेगा, है ना। हम लोग आगे पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर में, तो हम लोग स्फेरिकल मिरर में डिफरेंट प्लेसेस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का वी कैन इजिली फाइंड वेदर वेयर विल बी द इमेज फॉर्म, वेयर विल द इमेज फॉर्म। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या है? तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पर, एक पॉइंट पर मिलते हैं और तीनों लाइनें क्या है? तो एक ही प्लेन में लाई करता है, यानी होता है, रहता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है इमेज के बारे में। इमेज समझते हैं, व्हाट इज इमेज। इमेज तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं या आप पानी के ऊपर देखते हो, है ना, तो आपको अपने ही जैसा क्या दिखाई देता है? एक प्रतिबिंब दिखाई देता है, अपने ही जैसा एक व्यक्ति दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं इमेज। तो इमेज क्या है? तो इमेज किसी ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल इंप्रेशन है। क्या है? ऑप्टिकल इंप्रेशन। अपने ही जैसा एक दूसरा वस्तु दिखाई देना, है ना, वो क्या कहलाता है? तो उस वस्तु का इमेज कहलाता है। ठीक है, जैसे एक मिरर हो, मिरर के सामने अगर एक बच्चा खड़ा हो तो इसको खुद का इमेज दिखाई देगा, इधर इस तरह खुद का इमेज दिखाई देगा, है ना। तो ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया इसका इमेज हो गया। तो ये क्या है? तो ये इस ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल इंप्रेशन है, इसको हम लोग इमेज बोलते हैं। ठीक है, अब इमेज बनता कैसे है ना। इमेज बनने के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए? तो पहले दो शर्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो पहले इस ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए? या तो रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इमेज बनने के लिए क्या होना चाहिए? तो ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। रिफ्लेक्शन जितना शार्प होगा, इमेज उतना शार्प बनेगा, है ना। तो अगर दीवार के सामने खड़ा हो जाएंगे तो रिफ्लेक्शन तो होता है लेकिन उतना शार्प नहीं होता, जिसकी वजह से हमको दीवार पे अपना इमेज नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर हम मिरर के सामने खड़ा हो जाए तो इमेज या रिफ्लेक्शन इतना शार्प होता है कि हम उसमें अपना इमेज देख सकते हैं, जैसे, है ना। वहीं हम लोग पानी में भी खड़ा हो जाए तो क्या होगा? पानी में भी हमारा इमेज दिखाई देता है। तो पानी में इमेज रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देता है, जबकि मिरर में हमारा इमेज रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देता है। तो अगर बोले कि रिफ्लेक्शन इमेज क्या है, तो इमेज इज फॉर्म, इमेज बनता क्यों है? तो इमेज इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। कब? व्हेन दे आइदर कट ईच अदर और सीम्स टू कट ईच अदर एट ए पॉइंट। यानी कि अगर दो रिफ्लेक्टेड रे, सपोज ये इंसिडेंट रे चला, किसी ऑब्जेक्ट से दो रे निकलता मान लो, ठीक है, और दोनों रे कोई सरफेस से रिफ्लेक्ट हो, है ना। रिफ्लेक्ट होने के बाद मान लिया ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो गया? ये जो रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर काटेगा वो इस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? इमेज बनाएगा। क्या बनेगा? इमेज बनाएगा, है ना। तो इमेज कब बनेगा? तो रिफ्लेक्टेड रे के कारण बनेगा। एटलीस्ट हमें दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, और रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर वो काटेगा एक दूसरे को या काटता हुआ प्रतीत होगा,
वो क्या कहलाएगा, उसका इमेज कहलाएगा। तो चलते हैं देखते हैं कितने तरह का इमेज है। तो दो तरह का इमेज है ना। हम लोग दो तरह का इमेज पढ़ते हैं, कौन कौन सा, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज कब बनेगा और वर्चुअल इमेज कब बनेगा? तो रियल इमेज कब तब बनेगा जब रिफ्लेक्ट होने के बाद दो या दो से ज्यादा रे एक दूसरे को एक्चुअली एक पॉइंट पर काटता हुआ दिखेगा हमें, वहां पर क्या होगा, हमें रियल इमेज बनेगा। जैसे देखते हैं कि उदाहरण से समझते हैं इसे। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पे मान लेते ए भी एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हमको इस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रे निकलना चाहिए। हमें दो लाइट रे चाहिए, ठीक है। तो एक लाइट रे हमेशा क्या होता है, तो किसी भी डायरेक्शन, एवरी डायरेक्शन में क्या करता है, प्रोपगेट होता है। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। एक पॉइंट ऑफ सोर्स से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइट रे निकल सकता है और वो हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा। तो हम यहाँ से दो लाइट रे निकालते हैं, एक लाइट रे ऐसा गया और एक लाइट रे ऐसा गया, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगा, पास करेगा। मान लीजिए कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रिफ्लेक्शन कैसा होगा, तो बेस्ड होगा हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ कहा ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ कट कर रहा है, तो इस पॉइंट पर। तो इसका इमेज क्या होगा, यहाँ कहीं पर होगा, है कि नहीं। मान लेते COD। तो देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि अगर दो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद, ये तो इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया इधर, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ इधर। तो अगर कम से कम दो लाइट रे किसी पॉइंट पर काटे, एक्चुअली जहां पर कटेगा वो क्या कहलाएगा, तो इस ऑब्जेक्ट का, तो इस पॉइंट बी का इमेज यहाँ पर बना, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट है, लॉट्स ऑफ पॉइंट सोर्स इसमें छिपा हुआ है। तो प्रत्येक पॉइंट सोर्स से अगर हम इमेज बनाएंगे तो हमें ये इस तरह का इमेज बनेगा, है ना। तो मैंने सिर्फ एक पॉइंट सोर्स से इसके इस वाले पॉइंट से मैंने क्या किया, तो इमेज बनाया। इमेज बनाया कैसे, तो मैंने दो लाइट रे यहाँ से निकाली, यहाँ से बहुत सारा लाइट रे निकल सकता है, बट वी नीड टू लाइट रेज टू कंस्ट्रक्ट इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो मैंने दो लाइटें निकाली यहाँ से, दो लाइट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर कट कर रहा है, एक्चुअली कट कर रहा है ना, एक्चुअली कट कर रहा है। तो इस पॉइंट का इमेज क्या होगा, इस पॉइंट पर। तो ये इमेज कैसा होगा, ये रियल इमेज होगा, रियल इमेज होगा। अगर यहाँ पर हम कोई स्क्रीन रख दें, स्क्रीन पर हम इसको देख सकते हैं, स्क्रीन पर हमें दिखाई देगा। तो यानी रियल इमेज क्या है, कि जो एक्चुअली दो रिफ्लेक्टेड रे जहां पर कट करेगा वही उसका, उस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज होगा। और रियल इमेज को हम क्या करेंगे, तो एक स्क्रीन पर देख सकते हैं, उतार सकते हैं। वही वर्चुअल इमेज का बात करते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज, तो मैंने क्या किया, तो एक प्लेन मिरर लिया, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, पॉइंट सोर्स में लीजिए, पॉइंट सोर्स है, ठीक है। अब इससे बहुत सारा लाइट रे निकल, इधर निकल सकता है, इधर निकल सकता है, इधर निकल सकता है, इधर निकल सकता है, ठीक है। मैंने ये दो लाइट रे लिया, आई हैव टेकन टू लाइट रेज, एक इस डायरेक्शन में, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला गया, और एक इस डायरेक्शन में कुछ एंगल यहाँ बना रहा है, ये नॉर्मल। तो अभी पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या कि जितना एंगल नॉर्मल के साथ इंसिडेंस एंगल जो होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये एंगल R होगा। तो रिफ्लेक्ट कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये लाइट रे नॉर्मली गिर रहा है, यानी नॉर्मल के साथ जीरो एंगल बना रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, नॉर्मल के साथ जीरो एंगल बनेगा, तो इसी डायरेक्शन में लौट आएगा, वापस इसी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लौट आएगा। अब इसको देखो, दो, मैंने क्या बोला था कि रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन के बाद जब दो लाइट रे जिस पॉइंट पर कट करता है वही उसका इमेज होता है। अभी तो इसी पाथ पर ये रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट होकर आगे इसको बढ़ाएं और इसको आगे बढ़ाएं, तो कहीं पर काट रहा है ये दूसरे को नहीं,
ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यानी डाइवर्ज हो रहा है। तो ये एक्चुअली कहीं पर नहीं काटेगा आगे पीछे जाके, तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ लेके जाते हैं, पीछे की तरफ, इसको भी पीछे की तरफ ले लेंगे। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। हाँ, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है ये। तो क्या हुआ, इसका इमेज, ये लाइट रे जो इधर से हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये क्या हो रहा है, कि इस पॉइंट से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। प्रतीत हो रहा है, एक्चुअली क्या है, कट नहीं कर रहा है, काटता हुआ महसूस हो रहा है। इसलिए इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनेगा, है ना। और ये क्या होगा, तो उल्टा, ये सीधा होगा। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और रियल इमेज देखे थे तो क्या होता है, नीचे बन रहा था, तो ये इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट, सीधा होगा। इसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं, जबकि हम इसको स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। तो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में ये डिफरेंस रहा, ठीक है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बनता कैसे, तो रिफ्लेक्शन के बाद बनेगा। जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे को एक्चुअली कट करेगा तो रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज क्या होता है, हमेशा उल्टा बनेगा और जिसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। बट वर्चुअल इमेज क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, तो वो एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे कट नहीं करेगा, बल्कि पीछे की तरफ ले जाने पर महसूस होगा कि इस पॉइंट पर कट कर रहा है ना। तो वर्चुअल इमेज हमेशा क्या देखेंगे, तो सीधा होगा और काल्पनिक रूप से दो रिफ्लेक्टेड रे के कट करने से बनेगा, और इसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा इमेज के बारे में। तो हम लोग अब अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। हम लोग को पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर से पहले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है, प्लेन मिरर में इमेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। प्लेन मिरर, एक्चुअली मिरर क्या होता है, तो मिरर एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है, काफी स्मूथ होता है, जिससे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जिसका एक एग्जांपल प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में क्या इमेज कैसे बनता है, तो पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट का हम लोग इमेज बना के देखते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक प्लेन मिरर है, यहाँ पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इससे क्या होगा, बहुत सारा इनफिनिट नंबर ऑफ लाइट्स निकलेंगे, बट हमें दो ही लाइट रे की जरूरत है जिससे हम लोग इमेज बना सकते हैं इसका। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने दो लाइट रे लिया, एक लाइट रे ये चला गया, इंसिडेंट हुआ, एक लाइट रे ये इंसिडेंट हुआ। यहाँ पर हमने क्या किया, एक नॉर्मल खींच लिया। अब हम क्या करेंगे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करेंगे इमेज बनाने के लिए, है ना। तो दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, तो एक क्या होगा, ये नॉर्मल है प्लेन, यानी प्लेन मिरर पे, तो प्लेन मिरर पे नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ नॉर्मल के डायरेक्शन में ही क्या हो रहा है, तो लाइट इंसिडेंट हो रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया यहाँ पर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया 0। तो आर क्या होगा, 0 होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा, ये लाइट रे क्या होगा, तो नॉर्मल की तरफ ही क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। एक रिफ्लेक्टेड रे हमें मिल गया। एक दूसरा लाइट रे हमने इंसिडेंट इस तरह से कराया, मान लिया जाए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्शन होगा, ये हो गया सेम एंगल बनाते हुए आर। यहाँ भी आई बराबर क्या है, आर है, ठीक है। एंगल आई बराबर एंगल आर। अब आगे ले जाने पर तो काटेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा हमको, पीछे की तरफ लेके जाओ, पीछे की तरफ लेके गए, ठीक है। इसको भी ले गए पीछे की तरफ, ये देखो। तो क्या हो गया, ये जो रिफ्लेक्टेड रे को जब पीछे हम बढ़ाए तो कहां पर काटता हुआ, इस पॉइंट पर काटता हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होगा,
तो वर्चुअल इमेज इस पॉइंट पर बनेगा। कैसे इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज। और कैसा होगा? तो सीधा होगा, है ना, इरेक्ट होगा। हम लोग जानते हैं कि वर्चुअल इमेज का क्या प्रॉपर्टी होता है, तो वो वर्चुअली कट करेगा दो रिफ्लेक्टेड रे को, जहां पर कट करेगा वहां वर्चुअल इमेज बनेगा। इमेज कैसा होगा? सीधा होगा। और कैसा होगा? तो सीधा होगा। और इसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते वर्चुअल इमेज को, ठीक है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है वर्चुअल इमेज का? तो ये क्या होगा? इरेक्ट होगा। दूसरा इसको हम लोग स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल इमेज है तो स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते हैं। ये देखेंगे क्या, जब लाइट रे, जब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज प्लेन मिरर से जब बनता है तो उसका साइज जो होता है इमेज का, वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है, यानी साइज ऑफ इमेज बराबर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर होगा इमेज भी मिरर से उतना ही दूर पीछे बनेगा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। और प्लेन मिरर में इमेज होगा जो हमेशा सीधा बनेगा, लेकिन लैटरली इन्वर्ट होगा, लैटरली इन्वर्जन हो जाता है। लैटरली इन्वर्जन का मतलब क्या हो गया, कि हमारा बायां पार्ट अगर हम खड़ा है मिरर में तो दायां पार्ट दिखाई देगा, दायां का बायां पार्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो लैटरली इन्वर्जन होता है। सेम साइज का होगा, सेम शेप का होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज के डिस्टेंस के बराबर होगा, है कि नहीं। तो ये इसका प्लेन मिरर में पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज का प्रॉपर्टी ये होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट इमेज बनेगा, और ये इसका प्रॉपर्टी हो गया। अगर ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है, मान लीजिए कि एक्सटेंडेड इमेज, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है इतना बड़ा, इतना लंबा, तब इसका इमेज क्या होता है। तो ये ऑब्जेक्ट को हम क्या मानते हैं, बहुत सारा इन्फिनाइटली लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स से बना हुआ। हम ये मान सकते हैं कि इन्फिनाइट पॉइंट सोर्स से बना हुआ है, तो प्रत्येक पॉइंट का क्या होगा, इतना ही दूर पर क्या होगा, इमेज बनेगा। हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े थे कि सेम डिस्टेंस पर इमेज बनेगा, ये होगा ये, और इसका वर्चुअल इमेज इस पॉइंट इस जगह पर बनेगा। तो क्या होगा, अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा हम रख दें तो सेम लकड़ी का टुकड़ा इतना ही हाइट का, इतना ही दूरी पर दिखाई देगा हमको, है ना। तो ये इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये हो गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर से या तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग बना सकते हैं, या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में क्या मानना पड़ेगा हमें, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइट सोर्स से बना हुआ है, पॉइंट लाइट सोर्स से, और जिसका हम लोग एक एक करके एक इमेज बनाए, तो उतना ही दूरी पर इस तरह का इमेज, यानी कि यही ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर हमको दिखाई देगा, और सेम दूरी पर दिखाई देगा। जो मिरर से इसका दूरी होगा वही इमेज का मिरर से दूरी होगा। जितना लंबा ये होगा, हाइट जो होगा ऑब्जेक्ट का, उतना ही हाइट इमेज का भी होगा, लेकिन क्या होगा, लैटरली इन्वर्ट होगा, लैटरली इन्वर्जन होगा। यही इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक है, यही इसका डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर से पॉइंट सोर्स का, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज बना सकते हैं, और सबका प्रॉपर्टी यही आएगा। क्या आएगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा, साइज क्या होगा, तो सेम होगा ऑब्जेक्ट और इमेज का, दूरी जो होगा मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज का वो भी बराबर होगा, और लेटरली इन्वर्जन होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।